कोल्ड वार के दौर में शुरू होने वाला एक खेल जिसमें 18 साल से कम उम्र बच्चे को अगवा किया, बच्चों को किडनैप किया, फिर उन्हें मंशियात दी गईं, उनके जहनों पर काबू पाने की कोशिश की गई ताकि इनकी यादें मिटाई जाएं। इन्हें कई कई दिनों तक सोने नहीं दिया जाता था, इन्हें मारा जाता था। आखिर क्यों, किस वजह से इनके साथ ये सब कुछ किया जाता था और इसका स्ट्रेंजर थिंग के साथ क्या ताल्लुक है, जानते हैं आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जवार। इस खौफनाक कहानी की बुनियाद दूसरी जंग अजीम के दौरान पड़ी, जब विलियम एक ऐसा अमरीकी फौजी जिसका जुनून था कि जो काम पहले कभी नहीं हुआ मैं उसे कर गुजरूं, इसने एक नया इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट यानी ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विस बनाया, जिसे आप आज की जदीद CIA के दादाबू भी कह सकते हैं। विलियम ने अपने इस मिशन के लिए ह्यूस्टन के एक मोअज़्ज़िज़ केमिस्ट और बिजनेसमैन स्टैनली लोवेल को चुना। स्टैनली बज़ाहिर एक शरीफ इंसान था, लेकिन साइंस के नाम पर वो दुनिया को उलट पुलट करने का माइंडसेट रखता था। इसने अपना कोड नेम रखा था डॉक्टर मोरियार्टी, वही मोरियार्टी जो शर्लॉक होम्स की कहानियों का सबसे बड़ा और बेरहम मुजरिम मास्टरमाइंड था। जल्दी इस प्लान में एक तीसरा मोहरा शामिल हुआ, जॉर्ज हंटर वाइट, जो एक साबिक नारकोटिक्स एजेंट था और मुजरिमों के दिमाग से खेलना खूब जानता था। साइंसदान स्टैनली और जॉर्ज हंटर वाइट के इस जानलेवा मिलाप ने पहली बार एक खौफनाक तजर्बा शुरू किया। उन्होंने सोचा, क्या हम केमिकल्स के जरिए इंसान के फैसले करने की सलाहियत को छीन सकते हैं। उन्होंने वाशिंगटन DC के सेनेट एलिजाबेथ अस्पताल को अपना पहला हदफ बनाया। वहां आने वाले मासूम और ज़हनी तौर पर कमजोर मरीज पर ये कमजोर मरीज ये सोचते रहे कि उनका इलाज हो रहा है, लेकिन वो दर हकीकत CIA की लेबॉर्ट्री के चूहे बन चुके थे, जिन पर मुख्तलिफ ड्रग्स की टेस्टिंग शुरू कर दी गई थी। इसी दौरान स्विट्जरलैंड के शहर बॉसल में एक केमिस्ट डॉक्टर अल्बर्ट हामफीन ने गलती से एक ऐसे मादे को अलग कर लिया जिसने पूरी दुनिया की तारीख बदल दी। उस मादे का नाम था हेलोसिनोजेंस ड्रग, जिसे बाद में LSD का नाम भी दिया गया था, जो इंसान को पल भर में एक बिल्कुल फर्जी और पागल कर देने वाली दुनिया में ले जाती थी। अमेरिका इस वक्त सोवियत यूनियन यानी रूस के खौफ में मुब्तला था। कोल्ड वार अरूज पर थी। अमेरिका को डर था कि अगर रूस ने माइंड कंट्रोल का ये फार्मूला पहले हासिल कर लिया तो वो अमेरिकी सिपाहियों को बगैर कोई गोली चलाए अपना गुलाम बना लेंगे। इस खौफ ने जन्म दिया CIA के सबसे बदनाम जमाने प्रोजेक्ट को, MK अल्ट्रा। इस प्रोजेक्ट के सरबराह बने डॉक्टर सिडनी। ये बंदा LSD और केमिकल्स का उस हदफ तक दीवाना था कि इसने हसास मालूमात उगलवाने के लिए एक इंतहाई घिनौना ऑपरेशन शुरू किया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमैक्स। न्यूयॉर्क शहर में खुफिया सेफ हाउसिंग बनाए गए, बार से प्रोस्टिट्यूट्स को हायर किया गया, जिनका काम सरकारी और आला ओहदों पर फाइज अफसरान को बहला फुसला कर इन सेफ हाउसिंग में लाना और इनकी ड्रिंक्स में खामोशी से LSD मिला देना था। CIA के सेंटर अफसरान वन वे मिरर के पीछे बैठकर ये सब लाइव देखते थे और इनकी बातें रिकॉर्ड करते थे, ताकि ये देखा जा सके कि नशे की हालत में एक मजबूत तरीन इंसान अपने मुल्क के कितने राज उगल सकता है। लेकिन ये गंदा खेल तब दुनिया के सामने आने लगा जब फ्रैंक ओसलिन नामी एक आर्मी केमिस्ट था। 1953 में एक मीटिंग के दौरान CIA के एक एहलकार ने इसे बताए बगैर LSD दे दिया था। इसके बाद फ्रैंक शदीद डिप्रेशन में चला गया। चंद दिनों बाद इसने होटल की खिड़की से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। इसके मरने के बाद MK अल्ट्रा के तजर्बात रुक गए, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुके। लेकिन CIA का जुनून खत्म नहीं हुआ। उन्होंने राब्ता किया डॉक्टर एलन कैमरून से। इस डॉक्टर का आइडिया इतना होलनाक था कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसका मानना था कि एक इंसान के दिमाग को मुकम्मल तौर पर मिटाकर इसे एक नौजायदा बच्चे की तरह बिलिंग किया जा सकता है और फिर इसमें अपनी मर्जी की यादें डाली जा सकती हैं। इस वहशियाना अमल को डी पैटर्निंग का नाम दिया गया।
मरीजों को इंसुलिन के हाई डोज देकर हफ्तों तक कोमे में रखा जाता। इनके तकिए के नीचे ऑडियो टेप्स लगा दी जाती जो मुसलसल एक ही जुमला दोहराती रहती। और सिर्फ यही नहीं, इन्हें आम हद से 45 गुना ज्यादा वोल्टेज के इलेक्ट्रोशॉक्स दिए जाते ताकि इनकी पुरानी याददाश्त का नाम और निशान मिट जाए। जब मरीज कोमे में जाता तो वो अपना नाम, अपना खानदान और अपनी पहचान तक भूल चुका होता है। बस उसे वही याद रहता जो उसे टेप के जरिए बार बार दोहराया जाता था। जहां एक तरफ वाशिंगटन में MK अल्ट्रा चल रहा था, वहीं न्यूयॉर्क के एक दूर दराज इलाके में इससे भी ज्यादा खौफनाक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था। इस प्रोजेक्ट को मोनटाक प्रोजेक्ट कहते हैं। साइंसदानों का मानना था कि इंसानी जिस्म के अंदर एक खास तवानाई होती है जिसे आर्गोन एनर्जी कहते हैं। अगर इस एनर्जी को एक बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रडार के जरिए एम्पलीफाई किया जाए तो इंसान के जहन से मौसम बदला जा सकता है, जलजले लाए जा सकते हैं और यहाँ तक के मल्टी डायमेंशनल पोर्टल भी खोले जा सकते हैं। लेकिन इस तजर्बे के लिए एक शर्त थी, सोर्स सिर्फ 18 साल से कम उम्र के बच्चे हो सकते थे क्योंकि इनका एसाबी निज़ाम सबसे ज़्यादा हसास होता है। अब सवाल ये था कि बच्चे कहाँ से आएंगे। हुकूमत और एजेंसियों ने यतीम खानों, सड़कों, बेघर लोगों के बच्चों को गैर कानूनी तौर पर अगवा करना शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1971 से 1983 के दरमियान 1 लाख से ज्यादा बच्चों को इस तारीख कैंप में लाया गया टेस्टिंग के लिए। इन मासूम बच्चों को 50 से 60 डिग्री की शदीद गर्मी में रखा जाता, अगले ही लम्हे माइनस दर्जा हरारत में शिफ्ट कर दिया जाता था। इन्हें कई दिनों तक सोने नहीं दिया जाता था, मारा पीटा जाता था और जबरदस्ती LSD दी जाती थी ताकि इनकी एसाबी हंसी अपनी आखिरी हदूद को छू ले। जो बच्चे मर जाते इन्हें बगैर किसी रिकॉर्ड के वहीं दफन या ज़ाया कर दिया जाता था। तकलीफ की तमाम हदें पार करने के बाद जो बच्चे बच जाते उन्हें एक खास कुर्सी पर बिठाया जाता जिन्हें मोनटाक चेयर कहा जाता था। ये कुर्सी बराह रास्त एक बहुत बड़े रडार टावर से जुड़ी होती थी जो बच्चे की जहनी लहरों को लाखों गुना बढ़ा देता था। इन्हीं बच्चों में से एक था डंकन कैमरून। डंकन की रूहानी और जहनी सलाहतें इतनी बढ़ चुकी थीं कि एक दिन साइंसदानों ने इसे चैलेंज किया कि वो अपने जहन में मौजूद किसी भी चीज़ को हकीकत की शक्ल दें। लेकिन सोचें कि जिस बच्चे ने बचपन से सिर्फ दर्द, सदमा और अज़ियत देखी हो उसका जहन कितनी नफरत से भरा होगा। डंकन ने अपनी आंखें बंद की और लेबॉर्ट्री के बीचों बीच एक काला धुआं जमा होने लगा। लेकिन चंद ही सेकंड में इस धुएं ने 15 फुट ऊंचे एक खौफनाक और दियोकामद मॉन्स्टर की शक्ल इख्तियार कर ली, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्ट्रेंजर थिंग का डेमोगोर्गन। इस मॉन्स्टर ने होश संभालते ही वहां मौजूद गार्ड्स और साइंसदानों पर हमला कर दिया। चारों तरफ खून और तबाही फैल गई। हार्बंग में एक साइंसदान ने मेन पावर सप्लाई को काट दिया। मशीन बंद होते ही डंकन का अपना दिमाग अंदरूनी फ्रीक्वेंसी बर्दाश्त न कर पाने की वजह से फट गया और इसकी नाक और कान से खून बहने लगा। अगस्त 1983 की इस रात के बाद अमेरिकी हुकूमत को अंदाजा हो गया कि वो एक ऐसी आग से खेल रहे हैं जो खुद इन्हें भी जला सकती है। मोनटाक प्रोजेक्ट और MK अल्ट्रा को बाज़ाब्ता तौर पर बंद कर दिया गया और तमाम सबूत जला दिए गए। ये सच दुनिया के सामने तब आया जब 1970 की दहाई की अदालतों, समाअतों और जॉन मार्क्स की किताब ने CIA को यह तस्लीम करने पर मजबूर किया कि हाँ, यहाँ ये प्रोग्राम्स वाकई सच थे। बाद में साल 2010 में डिफर ब्रदर्स ने इसी हकीकी वाक़ये पर एक सीरीज़ बनाना शुरू की जिसका इब्तदाई नाम उन्होंने मोनटाक रखा, लेकिन कानूनी मसाइल से बचने के बाद उसका नाम तब्दील करके रख दिया स्ट्रेंजर थिंग। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? अल्लाह हाफिज़।